हमारे इंडिया का बंदा था, भारत का ही बंदा था, और 900 ग्राम गांजा लेके गया था, मात्र 900 ग्राम। आप लोग गूगल कर लेना, फांसी हुई है। सिंगापुर में 900 ग्राम गांजा मिलने पे फांसी, भारत में 9-9 कुंटल गांजा मिलने पे कुछ नहीं। अब आप बताओ, ड्रग स्मगलिंग सिंगापुर में बंद होगी या भारत में बंद होगी? सिंगापुर में। एक बार फांसी दे दिया, अगले 10 साल तक फांसी देने की जरूरत ही नहीं है। ये जो हम परमाणु बम बनाते हैं, ये कभी आपने किसी को चलाते हुए सुना क्या? हिरोशिमा नागासाकी के बाद कभी चला क्या? ये हमने अग्नि मिसाइल बना लिया है, ब्रह्मोस मिसाइल बना लिया है, रोज चला रहे हैं क्या? बना बना के रखते जा रहे हैं। जैसे अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, परमाणु बम, ये रोज चलाने के लिए नहीं होता, डराने के लिए होता है। ऐसे जो कठोर कानून होता है, रोज रोज यूज करने के लिए नहीं होता, रोज रोज फांसी देने के लिए नहीं होता, डराने के लिए होता है। तो हमारे लॉ मेकर को 2 काम करना चाहिए था। उनको कुम्हार से सीखना चाहिए था। कुम्हार क्या करता है? पहले खेत में मिट्टी को खूब तोड़ता है, उसकी सफाई करता है, खरपतवार निकालता है, खूब उसको पीटता है। देखना आप कुम्हार की प्रोसेस क्या है। फिर घर लाता है, फिर उसको गूंथता है चढ़ चढ़ के। उसके बाद उसको चाक पे रखता है। चाक पे रखते समय आप कुम्हार को देखना, जब वो बर्तन बनाता है, एक हाथ अंदर होता है, दूसरा हाथ बाहर होता है। हमारे इन 5000 कानून निर्माताओं को ये 2 ही काम करना चाहिए था। कुम्हार से सीखना चाहिए था, और कुम्हार के दोनों हाथ की तरीके से व्यवस्था बनानी चाहिए थी। ये कुम्हार का अंदर वाला हाथ शिक्षा व्यवस्था है, और कुम्हार का बाहर वाला हाथ दंड व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो, जो कुम्हार का अंदर वाला हाथ है, मिट्टी को उठा रहा है, देखिए ध्यान से देखना, उसको उठाता है वो। ऐसा संस्कार दे, ऐसी शिक्षा दे कि वो अच्छा बालक बने, अच्छा बेटा बने, अच्छा भाई बने, अच्छा शिष्य बने, अच्छा इंजीनियर बने, अच्छा डॉक्टर बने, अपने स्वधर्म का पालन करे। ऊपर वाले हाथ से उसको नीचे दबाता है। यह दंड व्यवस्था है। अगर कुछ गलती किया तो छोड़ेंगे नहीं। 2 ही काम करना था। 2 काम किया होता हमारे कानून निर्माताओं ने। शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण कर दिया होता, जो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, इंडस यूनिवर्सिटी उस पर काम कर रही है। शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण किया होता, और दंड व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था को कठोर बनाया होता, स्पीडी बनाया होता। भारत की 80% समस्याओं का समाधान हो गया। अगर भारत में घूसखोरी है, जमाखोरी है, मिलावटखोरी है, कालाबाजारी है, नशा तस्करी है, मानव तस्करी है, सोना तस्करी है, आतंकवाद है, अलगाववाद है, कट्टरवाद है, जिहाद है, मजहबी उन्माद है, घुसपैठ है, धर्मांतरण है, सब कुछ है। इसका रूट काज यह है, ना हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है, ना हमारी दंड व्यवस्था अच्छी है। अब समस्या यह है कि बनाने वाले अच्छे कैसे बने, वो 5000 डॉक्टर कैसे अच्छे बने? वो अच्छे तब बनेंगे जब हमारा इलेक्शन सिस्टम अच्छा हो। मैंने इलेक्शन रिफॉर्म के लिए करीब 25 पीआईएल फाइल किया है, अलग अलग। मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भैया ये जो लोग सांसद विधायक बन रहे हैं, इनको संविधान की भावना के अनुसार कानून बनाना है। ये लॉ मेकर है, तो लॉ मेकर का काम है लॉ बनाना। अगर इनको संविधान भी पढ़ना नहीं आएगा, इनको फ्रांस का कानून पढ़ना नहीं आएगा, सिंगापुर का कानून पढ़ना नहीं आएगा, अमेरिका का कानून पढ़ना नहीं आएगा, तो ये अच्छा कानून बनाएंगे कैसे? ये संसद विधानसभा में बहस कैसे अच्छा करेंगे? जो सरकार का ड्राफ्ट आएगा उसमें कमियां कैसे देखेंगे? इसलिए चुनाव लड़ने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, एक मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। फिर मैंने दूसरी पीआईएल फाइल किया कि अगर क्लर्क के लिए भी ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो सकता है, टीचर बनने के लिए टीटी हो सकता है, इंजीनियर बनने के लिए जेई हो सकता है, डॉक्टर बनने के लिए नीट हो सकता है, कलेक्टर बनने के लिए आईएएस का एग्जाम हो सकता है, तो ये जो सांसद विधायक हैं, ये तो चपरासी, होमगार्ड, क्लर्क, कलेक्टर सबसे ऊपर ही है ना। ये तो इनका लेवल तो और ज्यादा अच्छा होना चाहिए।
और इस पे संविधान में चर्चा हुई। जब ये संविधान बन रहा था तो मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम एज लिमिट सेट करने पे दोनों पे चर्चा हुई। डॉक्टर अंबेडकर खुद ही चाहते थे मिनिमम क्वालिफिकेशन भी हो, मैक्सिमम एज लिमिट भी हो। प्रॉब्लम उस समय ये आ गई कि ज्यादातर लोगों ने 10वीं 12वीं में अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था और वो फ्रीडम मूवमेंट में लग गए थे। तो वो बेचारे मान लो 1920 1925 में पढ़ाई छोड़ दिया और 25-30 साल उन्होंने पूरा फ्रीडम मूवमेंट में अपनी जिंदगी लगा दिया। तो अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन हो जाती तो इलेक्शन नहीं लड़ पाते, और मैक्सिमम एज लिमिट होती तो भी इलेक्शन नहीं लड़ पाते। तो संविधान निर्माताओं ने यह कहा कि काम करते हैं, अभी 10 साल के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि जिन्होंने पूरी जिंदगी लगाई है अगर वो संसद में नहीं पहुंचेंगे तो ठीक नहीं होगा, बड़ा अन्याय हो जाएगा। इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन, मैक्सिमम, ये पार्लियामेंट का काम है, ये पार्लियामेंट आके कानून बनाएगी। 75 साल बीत गए, कानून नहीं बना। अब उसका नतीजा है अनपढ़, अनाड़ी, गंवार, जिनको शपथ पढ़नी नहीं आती, संविधान का प्रियम्बल नहीं पता, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के बीच में डिफरेंस नहीं पता, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग नहीं आता उनको। डिफरेंस तो बहुत बात की बात है। जिनको कुछ नहीं आता वो सांसद, विधायक, मंत्री बन रहे हैं, और कई बार तो मैंने देखा उसमें 1-2 अनपढ़ अनाड़ी तो शिक्षा मंत्री भी बन गए। अभी लेटेस्ट बता रहा हूं, एक आदमी नॉन बेलेबल वारंट पे भगोड़ा था और बिहार की सरकार जैसे नीतीश कुमार की बनी, उसको उन्होंने कानून मंत्री बना दिया था। तो मैंने सोचा इसका समाधान क्या किया जाए। तो सर मैंने एक पीआईएल फाइल किया 2016 में कि भाई चूंकि सांसद विधायक माननीय है, इनको हर जगह वीआईपी व्यवस्था रहती है, एयरपोर्ट में भी रहती है, मंदिर में भी रहती है, ट्रेन में भी रहती है, रेल में भी रहती है, इनको कोर्ट में भी वीआईपी व्यवस्था दिया जाए। मैंने कहा बाकी लोगों का मुकदमा 25-30 साल चलता है, इनका मुकदमा 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाए, क्योंकि ये माननीय है। गगोई साहब की बेंच में मैटर गया, मेरी पीआईएल गई। गगोई साहब ने बोला आइडिया तो अच्छा है। 1 साल में 2017 में उन्होंने पूरे देश में एमएलए एमपी कोर्ट बनाने का ऑर्डर कर दिया। तो बोले केवल सीटिंग, हमने कहा नहीं साहब सीटिंग नहीं, वो भूतपूर्व वालों को भी पेंशन मिलती है, इसलिए आप उनको भी वीआईपी व्यवस्था दे दो। गगोई साहब ने बोला आपका सिटिंग एज वेल एज फॉर्मर एमएलए एमपी सबके लिए एक स्पेशल कोर्ट बनेगी हर जिले में। 1 साल लग गया पूरा वो कोर्ट बनने में, जजों को नॉमिनेट करने में। फिर कुछ तो ऐसे ऐसे माननीय थे जिनके खिलाफ 40-40 मुकदमे चल रहे थे। पता चला हिम्मतनगर में भी चल रहा है, मोडासा में भी चल रहा है, गांधीनगर में भी चल रहा है और सूरत में भी चल रहा है। भैया इनका कैसे हुआ, इनका क्लब करके एक जगह ले आओ। तो 2017 से 2018 तक पूरा 1 साल वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम में लग गया। 2018 के बाद एमएलए एमपी कोर्ट ने अपना फंक्शन शुरू किया और अब तक 300 सांसदों और विधायकों को सजा हो चुकी है। जिनके मुकदमे 25-30 साल से चल रहे थे और केवल तारीख पे तारीख हो रही थी। क्योंकि गगोई साहब ऑर्डर करके गए कि 1 साल के अंदर डिसाइड करना है, और नहीं जो कर पा रहा है तो उसका रीजन बताना है अपने रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट को। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को ऑर्डर किया उन्होंने कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो, इसकी पूरी रीजनिंग देनी है। सर इसका नतीजा ये रहा, एक माफिया था अतीक अहमद, सुना होगा आप लोगों ने, उसके केस को कोई जज लेता ही नहीं था। जैसे उस जज के पास आए वो डेट दे के 3 साल तक उसको लटकाते रहते हैं कि मेरा ट्रांसफर हो जाए यहां से। उस एमएलए एमपी कोर्ट का नतीजा था कि अशरफ अतीक अहमद को भी सजा हुई, उसके भाई अशरफ अहमद को होगी, हालांकि बाद में तो उसका कुछ और ही कहानी हो गई। एमएलए एमपी कोर्ट का नतीजा था कि आजम खां को सजा हुई, उसके बेटे अब्दुल्ला आजम को सजा हुई। एमएलए एमपी कोर्ट का नतीजा है कि गाजीपुर के मुख्तार अंसारी को सजा हुई, उसके भाई अफजाल अंसारी को सजा हुई। एमएलए एमपी कोर्ट का नतीजा है कि एक आदमी ने बोला था सारे मोदी चोर होते हैं, उसको भी सजा हुई। उसकी सदस्यता खत्म हो गई तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, नहीं तो गया हो।
और एक इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। सन 2000 में एक उनके खिलाफ बनारस में केस हुआ था, तो 22 साल तक केस वो ठंडे बस्ते में रहा, ना उस पर नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ना उनकी गिरफ्तारी हुई। 2022 में कांग्रेस ने उनको राज्यसभा में भेज दिया, और जैसे राज्यसभा में भेजा, उनका मुकदमा नॉर्मल कोर्ट से शिफ्ट हो गया स्पेशल एमएलएमपी कोर्ट में। स्पेशल एमएलएमपी कोर्ट ने 2 बार वारंट इश्यू किया, नहीं आया, तीसरी बार नॉन बेलेबल वारंट इश्यू कर दिया, बोले गिरफ्तार करो इनको। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए, इलाहाबाद हाई कोर्ट बोले जज के ऑर्डर में कोई कमी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला 1 साल के अंदर डिसाइड करना, भैया हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। भाग के सुप्रीम कोर्ट आए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको 4 हफ्ते का समय दिया कि भाई 4 हफ्ते में अपना आप जो भी करना है कर लो, नहीं तो आप जाओ, फिर जो वहां होगा वही होगा। तो जैसे मैंने कहा ना, जो परमाणु बम बनाया जाता है, ब्रह्मोस, ये रोज चलाने के लिए नहीं होता, डराने के लिए होता है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू हो जाए। जस्टिस विद इन ईयर का मतलब 1 घंटे के अंदर एफआईआर, 1 महीने के अंदर जांच, और 1 साल के अंदर फैसला। ये जस्टिस विद इन ईयर हो जाए तो अराजकता, अपराध, भ्रष्टाचार बहुत कम हो जाएगा। सड़क के किनारे अवैध निर्माण इसलिए होता है, उसको पता अवैध निर्माण कर लिया, अब इसको कोई तुड़वाएगा नहीं, और तुड़वाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 20-25 साल कब्जा रखेंगे, दुकान चलाएंगे, अपनी कुछ खोल के रखेंगे, 30 साल के बाद तोड़ भी दिया गया तो क्या फर्क पड़ता। अवैध निर्माण इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास अवैध निर्माण के खिलाफ कठोर कानून नहीं है। भारत में इतने सारे कथावाचक हैं, महामंडलेश्वर हैं, आचार्य हैं, सुबह से शाम तक बहुत सारे टीवी के चैनल हैं, सब कहते हैं सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। इसके बाद भी झूठे मुकदमे हो रहे हैं, झूठी गवाही हो रही है, सब कुछ झूठा झूठा हो रहा है। हो रहा है कि नहीं? फेक केसेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जानते हैं क्यों? क्योंकि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। दुनिया के कई देशों में झूठ बोलना गंभीर अपराध है। फिर मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाओ और झूठ को गंभीर अपराध घोषित करो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए और झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दिया जाए 10 से 20 साल की सजा का, और हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दिया जाए। मैंने इसकी कैलकुलेशन किया, एक लैब बनाने का 1 करोड़ रुपए खर्चा है। भारत में 750 जिले हैं, इसका मतलब 750 करोड़ रुपए में पूरे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाएगी। और 500 करोड़ तभी एक सांसद के पास पकड़ा गया। इसका मतलब वही पैसा अगर खर्च कर दिया जाए तो 500 जिलों में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बन जाएगी, केवल धीरज साहू के पैसे से। और एक आध को और पकड़ लो, 250 और मिल जाएगा, तो पूरे देश में मतलब 2 सांसद मिलवा के पूरे देश में नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनवा देंगे। लैब बन जाए, झूठ बोलना गंभीर अपराध हो जाए, लोग झूठी कंप्लेन करेंगे क्या? झूठी शिकायत करेंगे क्या? मुकदमों में तेजी आएगी कि नहीं, फैसलों में? इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी कोई दवाई नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कोई, हर समस्या का समाधान। अब जैसे ईवीएम है, अमित जीवानी जी बैठे हैं, एक बार अमित जी खड़े हो जाइए। ये इंजीनियर है, आपके कर्णावती के रहने वाले हैं, बहुत दिन से हमारे पीछे पड़े हुए हैं एक पीआईएल करने के लिए। अब बड़ा अच्छा, इनका आइडिया बहुत अच्छा है, इनका बड़ा यूनिक आइडिया है। इनका यह कहना है, ये आपको दिख रहा है, ऐसे कलर दिख रहा है, ईवीएम दिख रही है। इनका यह कहना है कि ईवीएम के ऊपर जो कैंडिडेट हैं उनके सबके सामने 2 बटन लगा दिया जाए, एक ग्रीन एक रेड। अभी क्या हो रहा है, हम जब बटन दबाने जाते हैं तो हम केवल एक बटन दबा सकते हैं, दूसरी बटन दबा ही नहीं सकते। मान लीजिए 10 कैंडिडेट में हमको 5 कैंडिडेट अच्छे लग रहे हैं, तो हम क्या करें? इनका यह कहना है कि
10 कैंडिडेट हैं तो सबको ऑप्शन होना चाहिए कि भैया जिस हमको 5 पे ग्रीन दबाने का मौका मिल जाए और जो हमें नहीं पसंद है उसमें हम रेड दबा दें। और इनका बहुत यूनिक आइडिया है। आने वाले टाइम में इसका मैं करूंगा कुछ, बस इंतजार कर रहा हूं सही टाइम का। वास्तव में अभी क्या हो रहा है कि आज की डेट में सब लोगों का रिप्रेजेंटेशन आ ही नहीं पा रहा। सब लोगों की भावनाएं इस वर्तमान जो ईवीएम सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम, उसमें व्यक्त नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मान लो किसी हमें कोई पसंद नहीं है 10 में से, हमने नोटा दबा दिया, हालांकि उस नोटा का कोई महत्व भी नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उस नोटा के बाद रीपोलिंग होती है, ऐसा कुछ तो है नहीं, तो वो नोटा सिस्टम भी बेकार है। लेकिन मान लो हमें 5 पसंद है और 5 नापसंद है, तो हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए, हम 5 पे यस दबा दें, ग्रीन बटन दबा दें, 5 पे रेड बटन दबा दें। इसका फायदा यह होगा कि टोटल किसी भी व्यक्ति का टोटल काउंटिंग हो जाएगी कि उसको कितने लोग पसंद करते हैं, कितने लोग नापसंद करते हैं, और टोटल सम करके कैलकुलेशन आ जाएगी। मान लो आपके क्षेत्र में 10 लोग खड़े हुए और उसको देखा कि भाई जिसको 90% लोग प्लस करेंगे, यस करेंगे, वो कैंडिडेट जीता हो गया, और नहीं तो हारा हो गया। इसको दूसरे अर्थों में समझ लीजिए। अभी जितनी कट ऑफ आती है, चाहे इंजीनियरिंग की या मेडिकल की या एनडीए की या क्लैट की, जिसकी भी आती है, हम क्या करते हैं, मेरिट निकाल देते हैं और जितनी सीट है उतना ऊपर से ले लेते हैं। सेम सिस्टम ये भी है कि सबका यस नो हो गया। जैसे आपके इंजीनियरिंग मेडिकल में नेगेटिव मार्किंग होती है, वो ऑप्शन इसमें भी होना चाहिए। अगर मैं किसी को जानता हूं ये बलात्कारी, तो उसको मैं छोड़ के क्यों आऊं, उसका तो रेड दबा के आऊं ना। अभी हमको छोड़ के जाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि उसमें हम कुछ कर सके। अगर कोई जानते हैं ये तो बहुत बड़ा माफिया है, शराब माफिया है, हमारे पास ऑप्शन होना चाहिए उसको रेड दबाने का। और बाद में उस विधानसभा या उस लोकसभा में देख लो, जिसका टोटल पॉजिटिव ज्यादा होगा, निगेटिव उसमें से मार्किंग हो जाएगी। मान लो किसी को 20 वोट मिला प्लस, 15 वोट मिला माइनस, तो टोटल उसको वोट कितना मिला, 5। तो जिसका हाईएस्ट होगा वो जीत जाएगा। इसको करने में कोई बहुत खर्चा भी नहीं होगा, बस ईवीएम बदलनी पड़ेगी। लेकिन इससे लोगों का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। इससे जातिवाद खत्म होगा, भाषावाद खत्म होगा, क्षेत्रवाद खत्म होगा। दूसरा सबसे अच्छी बात है, एक मैंने और पीआईएल फाइल किया कि ईवीएम के ऊपर सिंबल होना ही नहीं चाहिए। ईवीएम के ऊपर नाम और फोटो होनी चाहिए। अभी क्या हो रहा है, मान लो भंडारी साहब आपके क्षेत्र में बहुत पॉपुलर है, लेकिन भंडारू साहब पॉलिटिकल पार्टियों का चक्कर लगाएंगे जीतना है तो, क्योंकि सिंबल के आधार पर वोटिंग हो रही है। तो भंडारी साहब ये देखेंगे भाई हमारे क्षेत्र में कौन सा सिंबल बहुत पॉपुलर है, कमल पॉपुलर है कि पंजाब पॉपुलर है। अब इनको लगेगा कमल पॉपुलर है, तो भंडारी साहब कमल वाली पार्टी के चक्कर लगाएंगे। लेकिन ऐसा हो जाए कि नहीं, हमें नाम के साथ फोटो लगी हुई है, तो रिवर्स हो जाएगा। ये कमल, झाड़ू, पंजा सारे भंडारी साहब के यहां चक्कर लगाएंगे और भंडारी साहब को बोले काम करो जी, आप हमारे यहां से चुनाव, आप हमारी पार्टी के सदस्य बन जाओ, और अब क्योंकि आपकी फोटो बहुत पॉपुलर है। आप समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? अब भी पूरी तरीके से पार्टी स्पेसिफिक चुनाव हो गया है, कैंडिडेट स्पेसिफिक नहीं है। संविधान में पॉलिटिकल पार्टी का कोई जिक्र ही नहीं है। संविधान में किसका जिक्र है? कैंडिडेट का। और वास्तव में संसद विधानसभा में अच्छी पार्टी नहीं, अच्छा कैंडिडेट चाहिए, जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, कानून का जानने वाला हो, मेहनती हो, ईमानदार हो। अभी क्या हो, आप कितने भी मेहनती हो, कितने भी ईमानदार हो, आपको पार्टी का चक्कर लगाना पड़ेगा। अगर ये उल्टा हो जाए कि ईवीएम के ऊपर फोटो हो जाए, तो हम अपने क्षेत्र में अपना मेहनत से काम करते रहेंगे, पार्टियां खुद ही हमारे पास आएंगे कि भाई काम करो, हमारे पार्टी से लड़ लो आप। इसका रिवर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मैंने पीएल फाइल किया था कि सिंबल की जगह पार्टी वो व्यक्ति कैंडिडेट की फोटो होनी चाहिए। लेकिन जो दूसरा हमारे अमित जीवानी जी ने सजेस्ट किया है कि इसमें दोनों ऑप्शन, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ऑप्शन होना चाहिए, इस पर भी काम नहीं हुआ है, वेट कर रहा हूं। जैसे ही इस पे होगा, इससे गंदे लोगों को आउट करने में आसानी हो जाएगी। कैसे? कि मान लो कोई आदमी बदमाश है, अभी उसने जाति का जहर घोल के, भाषा का जहर घोल के, शराब बांट के, पैसे बांट के, उसने मान लो अपने क्षेत्र में 1 लाख वोट का इंतजाम कर लिया।
तो अभी उसकी 1 लाख वोट काउंट होती है ना, लेकिन सबको तो नहीं खरीद सकता ना अपने क्षेत्र में वो। अब जब सबको ये ऑप्शन मिला कि हम पॉजिटिव भी दबाएंगे, नेगेटिव भी दबाएंगे, तो 1 लाख वोट खरीदा, पूरे क्षेत्र को तो नहीं खरीद सकता, बाकी लोग उसको माइनस करके आ जाएंगे, तो उसका नेट रिजल्ट क्या होगा? 0। समझ गए नहीं आप क्या कह रहा हूं मैं? उसका नेट रिजल्ट क्या होगा भाई? 1 लाख वोट खरीद लिया, 2 लाख वोट खरीद लिया, शराब के दम पे, पैसे के दम पे, जाति की बात करके, कुछ और करके, लेकिन 100% लोगों को ना वो खरीद सकता है, ना बहला सकता है, ना फुसला सकता है। तो बाकी लोग जाएंगे, उसके निगेटिव वाली बटन दबा के आएंगे, लाल वाली बटन दबा के आएंगे, तो उसका पूरी मेहनत पानी में गई कि नहीं गई? सीधी सी बात। ये बहुत अच्छा सिस्टम हो जाएगा। पॉलिटिक्स से क्रिमिनलाइजेशन भी खत्म होगा, पॉलिटिक्स से कास्टिज्म भी खत्म होगा, पॉलिटिक्स से जो है करप्शन भी खत्म होगा, पॉलिटिक्स से नेपोटिज्म भी खत्म होगा। जैसे मान लो सोनिया जी है, अब रायबरेली में मान लीजिए 20 लाख वोट है, तो भैया ठीक है कि हमको 5-6 लाख वोट फिक्स है, ये हमको पंजे पे जाना है, तो सोनिया जी जीत क्या जाती हैं। अब ये हो जाए कि नहीं, सबको सब बटन दबाना है, तो मान लो 5 लाख पंजे वाले ने पंजे पे दबाया, बाकी 15 लाख लोगों ने लाल वाली बटन दबा दिया, तो सोनिया जी की नेट वोट कितनी हो गई? -10 लाख। इससे यह भी पता चलेगा इलेक्शन के बाद कि आदमी कितना अनपॉपुलर है, कितना ये निगेटिव है। इसका फायदा यह होगा कि अगली बार कोई पार्टी उसको टिकट भी नहीं देगी। बोलिए भैया इसका तो निगेटिव वोट आ रहा है, ये तो 0 भी नहीं आ रहा, माइनस में जा रहा है इसकी वोट, एक काम करो इसको नहीं देना। धीरे 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 निगेटिव लोग पार्टी से बाहर आ जाएंगे, पॉजिटिव लोग आना शुरू हो जाएंगे, प्रोफेसर आएंगे, लॉ मेकर आएंगे, बाकी पढ़े लिखे लोग आएंगे, और इसका सिस्टम गड़बड़ है। इसीलिए अगर आप देखिए तो पॉलिटिक्स में सांसदों, विधायकों, मंत्रियों की क्वालिटी लगातार डिटेरियोरेट हो रही है। आप पहली लोकसभा उठा के देखिए, उस समय कौन कौन गए थे। आप पहले कानून मंत्री को बाद के कानून मंत्रियों से कंपेयर करके देखिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर पैदा होना बंद हो गए, ऐसा नहीं कि डॉक्टर अंबेडकर जैसा कोई पैदा ही नहीं हो रहा है, हो रहे हैं। दिक्कत यह आ रही है, डॉक्टर अंबेडकर को लोग कानून मंत्री नहीं बना रहे हैं, और वो फॉल्ट है इस एग्जिस्टिंग सिस्टम का। ये सिस्टम ठीक हो जाए, व्यवस्था ठीक हो जाएगी। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और मुझे बताया गया कुछ क्वेश्चन भी लेना है, तो जो कुछ क्वेश्चन लेना है इसके बाद चर्चा करते हैं। धन्यवाद। बैठ के करना।